नमस्कार, जनसत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कोरोना के कहर में फंसे दुनिया के तमाम देशों में रह रहे भारतीयों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन की शुरुआत कर दी गई है। मोदी सरकार ने वंदे भारत मिशन की शुरुआत करते हुए मिशन के तहत अमेरिका, ब्रिटेन, बांग्लादेश, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, यूएई, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान में फंसी भारतीयों को लाने की तैयारी शुरू कर दी है, आदेश दे दिया गया है। गल्फ देशों से भारतीयों को लाने के लिए नौसेना की भी मदद ली जा सकती है। इसके लिए नौसेना ने पहले से तैयारी कर रखी है, बस उसे आदेश का इंतजार है। एयर इंडिया 12 देशों में फंसे 1,93,000 नागरिकों को वापस लाएगा, जबकि अमेरिका से भारतीयों के आने का सिलसिला 9 मई से शुरू होगा। इसके लिए अमेरिका के कई शहरों से भारत के कई शहरों के बीच कॉमर्शियल फ्लाइट की सेवा शुरू की जाएगी। आने वाले यात्रियों को अपना पूरा किराया देना होगा। उनका किराया भारत सरकार नहीं देगी। आने के बाद उनका मेडिकल टेस्ट भी होगा। जानकारी के मुताबिक गल्फ देशों से आने वाले भारतीयों का किराया 15,000 के करीब होगा। गल्फ देशों में रह रहे भारतीयों की वापसी के लिए रजिस्ट्रेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। गल्फ से वापसी आखिर क्यों? क्या खाड़ी के देशों की समस्या ज्यादा बढ़ रही है? इसी संदर्भ में आज हम दुबई में रह रहे कुछ भारतीयों से जानने की कोशिश करेंगे कि वहां कोरोना के खिलाफ लड़ाई किस तरह से लड़ी जा रही है। हमारे साथ दुबई से सीधे जुड़ रहे हैं आदिल खान साहब। आप भारतीय हैं और दुबई में रह रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया में अपनी चमक के लिए, अपने जो कहते हैं ना कि रिचनेस के लिए जाना जाता है। लेकिन कोरोना के कहर से सब पस्त हैं। दुबई में भी ये समस्या है। तो जो समस्याएं वहां पर दिख रही हैं और आप भारतीय उसको महसूस कर रहे हैं, वो आखिर में हैं क्या? देखें दिवाकर जी, ये एक पैंडेमिक है जो पूरी दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक तरीके से इसने अपने आप को पेनेट्रेट किया है। तो कोई भी दुनिया का देश ऐसा नहीं है जो इससे ना छूटा हो। रही बात दुबई की, दुबई में जो एक सबसे अच्छी चीज है हम लोगों के लिए कि हम भारतीय तो हैं, लेकिन ये लोग हमें ऐसा कंसीडर करते हैं, हम इनके अपने सिटीजन हैं। जो यहाँ पर फैसिलिटीज है उसमें कोई मतभेद नहीं है। जो सबको मिल रहा है वो हमको मिल रहा है। गवर्नमेंट उसी तरीके से हम लोगों का ख्याल रख रही है जैसे वो अपने सिटीजन का रख रही है। तो एक ये बड़ा गवर्नमेंट का स्टेप है यूएई गवर्नमेंट का, जो कि हम लोगों के लिए बहुत बेहतर है। और जो सारी चीजें हेल्थ केयर से रिलेटेड है, फाइनेंशियल्स हैं, वो सब गवर्नमेंट टेक केयर कर रही है, जैसे सिटीजन्स का ऐसे ही हमारा। तो कोई मतभेद नहीं है हम लोगों के बीच में और सिटीजन्स के बीच में। तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने ही देश में रह रहे हैं और हमें अपने ही देश की सर्विसेज वैसे ही मिल रही हैं जैसे सब लोगों को यहाँ पर मिलनी चाहिए। ये एक बहुत और यहाँ का अच्छी हेल्थ बात केयर है, सिस्टम क्योंकि बहुत भारत और यूएई के संबंध और दुबई के साथ जो संबंध है वो बहुत ही मजबूत हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि हिंदुस्तानी अगर है तो वो दुबई को जानता है, समझता है, और वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष भी भारत से बहुत बेहतर ताल्लुक रखते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है आदिल जी कि गल्फ से और कई देश हैं खाड़ी के, वहाँ से भारतीय वापसी चाहते हैं। वो किन समस्याओं में दिख रहे हैं जो आप लोग महसूस कर रहे हैं कि उनकी वापसी होनी चाहिए और वो चाहते हैं? जी देखिए दिवाकर जी, एक समस्या तो जो कि पूरी दुनिया के लिए है, जैसे अमेरिका का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो तकरीबन 30 लाख लोगों ने अभी तक अप्लाई कर दिया है। ऐसे ही पूरी दुनिया के अंदर लोगों की जॉब्स जा रही हैं। और क्योंकि देखें दुबई एक ऐसी कंट्री है जो कि बहुत सारे फॉरेनर्स को नौकरी देते हैं। यहाँ पर तकरीबन 30 लाख इंडियन रहते हैं दुबई के यूएई के अंदर। और सब मोर और लेस जॉब्स और बिजनेसेस में है। तो हमारा एक बड़ा मतलब 30% यूएई की पॉपुलेशन का पार्ट सिर्फ इंडियन है। तो अब मसला ये है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम लोगों के सामने, जैसे हम लोग बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में क्रेडिट क्रंच है। मतलब लोगों के पास इस टाइम कंपनीज के पास पैसा नहीं है जो वो आगे अपने लोगों को दे सकें। और कंपनी के साथ सबसे बड़ी चीज ये है कि जब सब लोग जुड़े होते हैं, जब पैसा कंपनियां कमाती हैं तो पैसा देती हैं। आज की तारीख में पैसा कोई नहीं कमा रहा, सिर्फ गंवा रहा है। क्योंकि
हर चीज रुकी हुई है, एयरलाइन इफेक्टेड है, होटल इंडस्ट्री इफेक्टेड है, आपके कहना चाहिए रेस्टोरेंट्स इफेक्टेड है। तो आप सोचिए एक बड़ा लेबर तबका इन चीजों से जुड़ा हुआ था, जो कि हमारे हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से और डिफरेंट कंट्रीज से आकर काम करता था। आज 90% लोग जॉबलेस हैं इसी वजह से। लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ इनिशिएटिव्स लिए, जो कंपनीज के ऊपर फाइनेंस थे उनको डेफर्ड पेमेंट करा, मतलब उनको 3 महीने 6 महीने का राहत दी। लेकिन असल में वो चीज आपको बिजनेस तो बचा सकती है, लेकिन जॉब नहीं बचा सकती वो, क्योंकि जॉब जो है वो हर बिजनेसमैन पहले अपने आप कमाता है और फिर दूसरों को खिलाता है। अब आज की तारीख आपने में वो कही, खुद और भी नहीं कमा पा रहा। आपकी ये बात हम और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हम एक स्वास्थ्य सेवाओं पर थोड़ी बात कर लें। डॉक्टर यूसुफ, जी जी। मैंने कहा कि अपने रिचनेस के कारण जो है यूएई जाना जाता है, और दुबई का तो कहना ही क्या है। ऐसे में अमेरिका पूरी तरह से पस्त हो चुका है, और खाड़ी के देशों में भी समस्या तो है, क्योंकि कोरोना तो देख नहीं रहा है कि एक अमीर देश है या गरीब देश है, और कम से कम एक रिसर्च के मुताबिक तो गरीब देशों पर इसकी मार कम पड़ रही है। ये जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन दुबई में, या आप लोग जो फील कर रहे हैं खाड़ी के देशों में, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, कम से कम कोरोना को लेकर के उसको सीमित करने को और उसकी बीमारी के इलाज के लिए जो सेवाएं वहां दी जा रही हैं, क्या वही सेवाएं पर्याप्त हैं या उसके आगे भी कुछ किए जाने की जरूरत है? डॉक्टर यूसुफ। फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद ने इनवाइट किया पे, रियली थैंक दिस। जो कोरोना का जिस तरह से लड़ाई लड़ी जा रही, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट प्राइवेट जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, वो सारे जो है उसमें एक इलेक्टिव सर्जरीज होती है, आप जो कि ऐसी सर्जरीज जो कि प्लान नहीं होती। तो गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया है जिसमें वो सारी सर्जरीज को उन्होंने होल्ड कर दिया, सिर्फ इस वजह से कि बेड्स की कमी ना पड़े। यहाँ पर तकरीबन जो अभी कोरोना के केसेस की एवरेज है वो 565 केसेस पर डे आ रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने जो नया इनिशिएटिव लिया है, ड्राइव थ्रू सेंटर्स बनाए हैं, जिसमें आप सारी एमिरेट्स में वो स्टैब्लिश किए हैं कि आप जाएं और अपना टेस्ट ड्राइव थ्रू सेंटर पे करा सकते हैं, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको कोरोना के कोई लक्षण है, बुखार है, या फिर आपका गला खराब है, या आपको कफिंग है, तो आप जो है वो कोरोना के ड्राइव थ्रू सेंटर्स पे जाके करा सकते हैं। तो यूएई गवर्नमेंट की पूरी तैयारी है। इसके अलावा इन्होंने फील्ड हॉस्पिटल ऑलरेडी स्टैब्लिश कर दिए हैं, जो कि यहाँ एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, शायद आपने सुना होगा, बड़ा बहुत जितनी भी एग्जीबिशंस होती हैं वो वहां लगती है, वहां 3000 बेड का हॉस्पिटल तैयार कर दिया गया है। इसके अलावा अबू धाबी में 2 बड़े फील्ड हॉस्पिटल तैयार कर दिए गए। तो इनकी अगर यूएई गवर्नमेंट की अगर आप तैयारी देखें तो इन्होंने मतलब आगे के फर्दर, मतलब अगर सीवियर एपिडेमिक होता है उसके लिए भी ये लोग पूरी तरह से तैयार है। हाँ, हेल्थ केयर जो इंस्टीट्यूशंस है उनका रेवेन्यू लॉस जरूर हो रहा है, लेकिन अभी जो मेन प्रायोरिटी है गवर्नमेंट की कि हम, इसी वजह से आप देखें जो रेशियो है दुबई में कम है। यहाँ पर ऑलमोस्ट 15,000 केस है और 120-130 लोगों की डेथ हुई है सिर्फ। तो यहाँ पर मतलब दुबई में स्पेशली यू जो गवर्नमेंट है, जो लीडरशिप है, दे आर वेरी डेडिकेटेड, दे वैल्यू द लाइफ। उनके लिए हर इंसान की बड़ी वैल्यू है। तो उस फ्रंट पे दुबई अपनी लड़ाई, इंसान की वैल्यू तो हर देश के नागरिकों की होनी ही चाहिए, अगर वो बेशक बेशक जी वो बेहतर है। लेकिन चूंकि एक बहुत ही रिच कंट्री है, तो और दुबई की तो खैर बात ही छोड़ दीजिए। मेरा एक बड़ा सवाल ये है, ऑयल प्राइसेस बिल्कुल लो जो एक रेट है ना, उससे भी नीचे जा चुके हैं, स्तर जो है वो बहुत नीचे जा चुका है, और खाड़ी के देश इसीलिए जाने जाते हैं। कहीं इकोनॉमी क्रैश होने का डर तो नहीं है? नहीं, मैं आपको बताऊं, अगर आप अबू धाबी का देखें तो अब उनकी जो लिक्विडिटी है वो तकरीबन 865 बिलियन डॉलर की है लिक्विडिटी, मतलब कैश इन हैंड। आप तो वो तो उनका, और अगर आप पॉपुलेशन देखें तो टोटल जो यूएई की पॉपुलेशन है वो तकरीबन 9 मिलियन है, 90 लाख है। तो उसमें अगर आप पर कैपिटल इनकम वाइज देखें तो वो कोई आसार
यूएई के इस तरह के नहीं है, कैश रिच कंट्री है। दूसरी चीज ये, दुबई के अगर आप परिप्रेक्ष्य में बात करें तो दुबई का जो मेजोरिटी ऑफ रेवेन्यू है वो टूरिज्म सेक्टर से और रियल एस्टेट से और अदर सेक्टर से आता है। तो दुबई इज ऑल डिपेंडेंट सिटी नहीं है, दुबई खासकर। हाँ, जो इनकी कैपिटल अबू धाबी है उनकी ऑयल डिपेंडेंसी ज्यादा है, लेकिन उनको जो मैंने आपको बताया लिक्विडिटी काफी ज्यादा है। इसके अलावा अगर दुबई ने अभी जो एक पैकेज अनाउंस किया है वो 215 बिलियन दरम का पैकेज, रिलीफ पैकेज जो है 225 बिलियन दरम का रिलीफ पैकेज फॉर सोसाइटी के लिए किया है, जिसमें आपको रेंटल्स और जो मॉल्स है, जो लैंडलॉर्ड्स है, उन्होंने रेंटल रिलीफ दिया है, आपके लोन्स की डेफर्ड पेमेंट सिस्टम किया है, प्लस आपके बिजली के बिल है उसमें उन्होंने डिस्काउंट कर दिया है, और आपकी जो बिजनेस की फीसेस है उसको उन्होंने ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कर दिया है। तो बहुत सी, प्लस जो वीजा की जो है फीस लगती थी वो काफी मतलब सिग्निफिकेंट अमाउंट था, उसको दिसंबर तक बिल्कुल माफ कर दिया है। तो गवर्नमेंट के बहुत से ऐसे इनिशिएटिव है जो एक आम आदमी तक जो है वो पहुंच रहे हैं, और सरकार इसलिए कर पा रही है क्योंकि उसके पास लिक्विडिटी की कमी नहीं है और सरकार अगले 5 या 6 महीनों की तैयारी कर चुकी है। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि भारत सरकार अगले 4 महीने की तैयारी कर पाई है, लेकिन आपकी जानकारी के मुताबिक वहां की सरकार ने अगले 6 महीनों की तैयारी कर रखी है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि वो लिक्विडिटी की कमी, जी लिक्विडिटी की कमी नहीं है। ऐसे में आदिल खान साहब, बहुत बड़ी बात आप कह रहे थे कि जॉब्स जा रही हैं, बिजनेसमैन कमाएगा तभी वो अपने मातहत या कर्मचारियों को देगा। ऐसे में जब धन इतना ज्यादा है तो कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे बिजनेस भी बचे और आपके कंपनी या जो भी आपकी तरह कंपनीज चला रहे हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके पास इतना पैसा हो कि कम से कम वो अगले 6 महीने किसी की नौकरी न जाने दें। देखिए दिवाकर जी, आपने बहुत वाजिब सवाल करा। इसका मैं जवाब इस तरीके से दूंगा आपको कि सारी जो कंपनीज हैं दुबई के अंदर, जब आप किसी मार्केट में एक्सपोज होते हैं जहां पर प्रॉफिट और लॉस के आप पार्टनर होते हैं, तो अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आप प्रॉफिट भी उसी हिसाब से लेते हैं, अगर आप मार्केट नीचे जाता है तो आप लॉस भी लेने की क्षमता रखते हैं। ये पेंडेमिक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट्स के इनिशिएटिव जो $200 बिलियन, जिसको हम कहेंगे आपका 4 लाख करोड़ रुपए का पैकेज गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया, जो कि सारे बिजनेसेस को, हेल्थ केयर को सपोर्ट करेगा। एक छोटी कंट्री के लिए इतना बड़ा बजट एक अच्छा बजट कहा जाएगा कि जहां पर 9 मिलियन लोग हों, और उन 9 मिलियन में भी तकरीबन सिर्फ 1 मिलियन लोग ही यूएई नेशनल्स हैं, उसमें 8 मिलियन हम लोग हैं। सही बात। तो ये एक बड़ा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का कि 4 लाख करोड़। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि यार हमारे लोग, हम अपने लोगों के लिए टेक केयर करेंगे, आपको क्यों टेक केयर करें। तो उन्होंने कहा वी आर वन फैमिली, हम एक परिवार हैं और हम एक परिवार की तरीके मिलकर इसको लड़ेंगे। जो सबसे बड़ी चीज है दिवाकर जी, जो मैं अगर भारत की परिप्रेक्ष्य में बात करूं और दो यूएई के, तो हम लोग मतलब कहना चाहिए कि बहुत हद तक एक दूसरे से मिले हुए हैं, क्योंकि हमारे रिश्ते जो है, पहले भी कहा कि दोनों के संबंध बहुत बेहतर हैं। जी जी जी, बहुत बेहतर है। और हम मतलब आप सोचिए 30 लाख लोग यहाँ रहते हैं, तो मतलब मैं बोलूंगा कि छोटा भारत दुबई में यूएई में बसता है। तो हम लोगों को एक बहुत मतलब अच्छा लगता है कि एक कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती कि आप मतलब इंडियंस हैं, आपने यहाँ, अब आप सोचिए हमारे तकरीबन 60 to 70% केसेस कोविड के यूएई के अंदर इंडियंस के हैं। और आज तक मैंने किसी भी न्यूज़पेपर में या किसी भी न्यूज चैनल में ये नहीं सुना कि इतने इंडियंस बीमार हो गए या इतने पाकिस्तानी बीमार हो गए या इतने मराठी बीमार हो गए यूएई नेशनल्स। तो वो हमेशा यही कहते हैं 540 केसेस, 550 केसेस। तो उसमें वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते कि नंबर के कौन लोग हैं। तो ये हम लोगों की भी जिम्मेदारी है एज अ एडिटर, न्यूज चैनल और प्रिंट मीडिया, कि हम लोग समाज को जोड़ के रखें। अगर हम तोड़ेंगे तो हमारी जो लड़ाई है वो कमजोर हो जाएगी। और आदिल भाई, ये जो महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं, कम से कम आपकी बात जब ये वायरल होगी,
जब ये खबरें जनसत न्यूज के माध्यम से जाएंगे तो दो देशों के बीच एक बेहतर संबंध होगा, एक बेहतर रिश्ता होगा। ये मैं कम से कम देख पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं। और इकोनॉमी पर हम लोग इतने आसान शब्दों में एक बड़ी चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर यूसुफ, आप भी कुछ ऐसी जानकारी दे रहे हैं जिससे दो जगह के अनुभव मिल सकते हैं, एक बड़ी जानकारी कि इतने ज्यादा इनिशिएटिव, इतने समय की बात और ये सोच, निश्चित रूप से भारत सरकार भी अगर ये बात देखेगी, सुनेगी, जानेगी तो बहुत बड़ा असर होगा। और सबसे बड़ी बात कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कोई। ये होता है कि अगर इतने लोग हैं तो ये इतने लोग बीमार हैं, उसमें कोई इंडियन या पाकिस्तानी या दुबई का या यूएई का, बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात। लेकिन एक बात है आदिल भाई, आपने जो सवाल किया, जो आप जवाब दे रहे हैं, अमेरिका जिस तरह से रिएक्शंस कर रहा है और खास करके ऑयल पॉलिसी पर, और जिस तरह से वहां पर मुश्किलें बढ़ी हैं, उसका असर खाड़ी देशों पर दिखना तय सा लग रहा है, क्योंकि उसके और खाड़ी देशों के संबंध भी आप समझ सकते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? इस पे मैं आपको बहुत ही डीप में इसका आंसर दूंगा, क्योंकि मैं ऑयल से जुड़ा हुआ, मैं थोड़ा सा ट्रेडिंग भी करता हूँ, बिजनेस। तो मैंने भी एक अच्छा अमाउंट खोया है अभी फिलहाल ऑयल में। देखें दिवाकर जी, आज की तारीख में ऑयल प्राइस इसलिए नहीं गिरे कि वो दो देशों की लड़ाई है, वो इसलिए गिरे कि वो डिमांड कम है। अब आप एक चीज सोचिए, दुनिया में जो सबसे बड़ा इंपोर्टर है ऑयल का, वो इंडिया, चाइना था, ठीक है। और दोनों ही कंट्री, अब इंडिया लॉकडाउन था टोटली, 1 महीने 1.5 महीने से 2 महीने तकरीबन हो गए हम लोगों को लॉकडाउन में। ऐसे ही चाइना आपके दिसंबर से वो प्रॉब्लम में है, तो इंडस्ट्रीज बंद हैं, एयरलाइंस बंद हैं, तो ऑयल की सप्लाई जब है नहीं, इसीलिए प्राइस गिर रहा है। अब प्राइस गिरने की वजह यह है कि बेसिकली क्या होता है, ऑयल का स्टोरेज होता है। जैसे यूएस में एक WTI, बेसिकली ऑयल के 2 प्राइसेस होते हैं, पूरी दुनिया 2 प्राइस पे चलती है। एक होता है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट और दूसरा होता है ब्रेंट क्रूड ऑयल। ब्रेंट जो होता है वो ओपेक प्लस कंट्रीज का सपोर्टेड ऑयल है, और WTI जो है वो अमेरिकन शेल कंपनीज का ऑयल है। तो अमेरिकन शेल कंपनीज के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनके पास एक उनका जो स्टोरेज पॉइंट है, वो ओक्लाहोमा एक कंट्री, एक स्टेट है यूएस में, वहां पर स्टोर करते हैं। अब जो ये लास्ट 2 हफ्ते पहले ऑयल प्राइस जो -0.36 में गए थे, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि एक फेयर था कि हमें जब ऑयल हम ले रहे हैं तो उसको हम रखेंगे का, तो जो बेसिकली प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूस करे जा रहे हैं। अच्छा, हुआ ये ऑयल प्राइस के साथ कि सऊदी अरब और रशिया की एक लड़ाई शुरू हो गई ओपेक के अंदर। तो इनका एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, ओपेक प्लस ने ये साइन किया था कि हम लोग मार्केट को देखते हुए ऑयल इनपुट और आउटपुट को कम और ज्यादा कर सकते हैं। वो जो चीज थी वो फेल हो गई। बेसिकली ये लोग रशिया, सऊदी अरब ने रिक्वेस्ट करी रशिया से कि आप अपना प्रोडक्शन कम करिए और हम भी कम करते हैं, तो हम मार्केट को स्टेबलाइज करेंगे। इस पे रशिया ने एग्री नहीं करा, उससे सऊदी ने नाराज होकर अपना प्रोडक्शन कम करने के बजाय और बढ़ा दिया। तो पहले जो सऊदी प्रोडक्शन करता था वो 10 मिलियन बैरल पर डे करता था, उन्होंने वो प्रोडक्शन कर दिया 12 मिलियन बैरल पर डे मार्च और अप्रैल में। उसकी वजह से एक्सेस ऑयल हो गया मार्केट के अंदर। उधर शेल कंपनीज ऑलरेडी डिग कर रही थी ऑयल अपने वेल से ऑयल, तो मार्केट में टोटल डिमांड है 100 मिलियन बैरल पर डे की। लेकिन हम लोग पेंडेमिक के बाद वो डिमांड रह गई 70 मिलियन बैरल पर डे, तो 30% डिमांड मार्केट से घट गई। उसका सबसे बड़ा कारण था कि ऑयल प्राइस गिरते चले गए, $60 से 40 हुए, 40 से 32 हुए, 32 से 25 हुए, 21 हुए और लास्ट में $15 आ गए। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो ऑयल इकोनॉमीज हैं वो स्टेबल इकोनॉमीज हैं, क्योंकि उनकी डीप पॉकेट है, उन्होंने इतना पैसा ऑलरेडी जनरेट करा है। अब आप सोचें, सऊदी अरब की एक कंपनी अरामको है, उस अरामको की नेट वर्थ $1.8 ट्रिलियन है, एक कंपनी की। अरामको जो उनकी ऑयल कंपनी है उसकी नेट वर्थ $1.8 ट्रिलियन है। तो आप समझ सकते हैं कि इनके पास, और इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, मतलब सऊदी अरब की टोटल पॉपुलेशन 25-27 मिलियन है एक्चुअली। तो मतलब कहना चाहिए कि पॉपुलेशन कम है, छोटे मुल्क हैं, पैसा ज्यादा है। तो भाई आपकी बात से साफ है कि जो ये पेंडेमिक है इसका जो असर आने वाला समय है वो बहुत ज्यादा होगा। अमेरिका और यूरोप के देश पस्त हैं
लेकिन आपकी बात से तो ये कंफर्म है कि खाड़ी के देशों की मुश्किलें ज्यादा नहीं बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ना अभी नहीं। उनके पास लिक्विडिटी की समस्या और आने वाले समय में वो कितना इकट्ठा करके रखे हैं, बिल्कुल कि नहीं वो हर होगी। कुछ अब समस्या को मैं एक खत्म जानकारी कर और देंगे। देता हूं आपको दिवाकर जी, अगर आप मुझे एक सेकंड का वक्त दें। अभी पूरी मिडिल ईस्ट में बेसिकली जो ऑयल प्राइसेस फॉल हुए उसकी वजह से बजट डेफिसिट हुआ। बजट का मतलब क्या होता है कि बेसिकली मेरी इनकम कम हो गई और मेरे खर्चे बढ़ गए, तो वो डेफिसिट है। अब जैसे हम हिंदुस्तान या हम पाकिस्तान या हम इन देशों की बात करें, तो मेरा मानना यह है कि हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग मिडिल ईस्ट हमारे लिए जरूरत है हमारी, क्योंकि हमारे पास तकरीबन $100 बिलियन, $250 बिलियन रेमिटेंस आते हैं मिडिल ईस्ट से हिंदुस्तान। तो हमारे लिए हम लोग दुआ करेंगे कि ऊपर वाले हम हमारे देश को और इनको मजबूत रखे और आगे बढ़ाए। और मिडिल ईस्ट पॉलिसी भी जो भारत की है वो है, क्योंकि हम बदल ही नहीं सकते। वो हमारे पास इतना ज्यादा फॉरेन करेंसी आती है, हमारे इतने लोग वहां गए। अब देखिए जो वापसी चाहते हैं, अगर वो समस्या न होती तो सब कुछ वहां आबाद था, लेकिन मुश्किलें बढ़ रही हैं, उनकी समस्याएं हैं, जैसा कि आप कह भी रहे हैं। दिवाकर जी, मैं एक चीज और बोलता हूं, इसमें जो 1.5 लाख लोग इंडियन ने रजिस्टर्ड किया है, इसमें जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो फंसे हुए थे। अब जैसे एक हमारे दोस्त हैं, वो संजय दत्त साहब के दोस्त हैं, तो उनकी वाइफ यहाँ फंसी हुई थी, मुझे किसी के थ्रू पता लगा, तो वो भी मेरे ख्याल से जा रही होंगी। तो ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं जो काफी सारे लोग यहाँ पर आकर फंस गए थे और वो लोग वापस अपने कंट्री जाना चाह रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, जैसे हिंदुस्तान में आप देखिए, दिल्ली से लोग लखनऊ गए, दिल्ली से लोग और जगह गए। उसकी जाने की वजह ये नहीं थी कि कारोबार बंद हो गया है और उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इंसान अपने परिवार के पास जाना चाहता है। जब बुरा टाइम होता है तो उसे परिवार याद आने लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आदिल भाई आपने। अब हम डॉक्टर यूसुफ साहब के पास आते हैं। यूसुफ साहब, लिक्विडिटी की कमी है नहीं, नो मनी प्रॉब्लम, जहां तक आदिल भाई की बात से लग रहा है। ऐसे में अभी तो ये कोरोना का काल है, पूरा कोरोना का दौर चल रहा है। जब कोरोना खत्म हो जाएगा उसके बाद भी स्वास्थ्य को लेकर के और उस पर किए जाने वाले खर्च को लेकर के बड़ी चर्चा होगी पूरी दुनिया में, क्योंकि WHO को जिस तरह से अमेरिका पस्त करने में लगा हुआ है वो आप जान समझ सकते हैं। ऐसे में खाड़ी के जो देश, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या उस पर भी कोई रणनीति वहां के देश बना चुके हैं? देखिए, जो अभी स्वास्थ्य सेवाओं को लेके है, अगर मैं पर हेड बात करूं तो दुबई में खाली अगर आप देखें तो 37 प्राइवेट हॉस्पिटल ऑपरेट होते हैं, 37 प्राइवेट हॉस्पिटल, और इसमें 3 बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी हैं। तो यहाँ पर जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी काफी इन्होंने स्टैब्लिश कर लिया था, तो इसी वजह से यहाँ पर कोई सामना नहीं करना पड़ रहा है। और आगे को लेके भी ये वर्ल्ड के जो रिनॉल्ड इंस्टीट्यूट है, जैसे कि आपने क्लीवलैंड क्लिनिक अबू धाबी का नाम सुना होगा, जो क्लीवलैंड ओहायो में यूएस में है, वो यहाँ इन्होंने स्टैब्लिश कर लिया है। किंग्स कॉलेज लंदन आ गया है। तो ये ऑलरेडी इनका जो विजन है, वो जो यहाँ के लीडरशिप है, वो तकरीबन 50 इयर्स आगे का लेके प्लान चलते हैं। तो यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं ऑलरेडी, हेल्थ केयर बहुत स्टैब्लिश इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पर। तो मुझे नहीं लगता आगे ये लोग जो है फर्दर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हेल्थ केयर में, और हेल्थ केयर सिटी इन्होंने बनाया है। मैं अभी जो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ सहारा हेल्थ केयर सिटी के नाम से, जो चल रहा है प्रोजेक्ट, वो मैं देख रहा हूँ। तो इस तरह के हेल्थ केयर सिटी के नए प्रोजेक्ट यहाँ अभी आ रहे हैं। दे आर इंक्रीजिंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। उसमें, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्रीज करने में आपकी जो भूमिका है, उससे वहां के लोगों को क्या फायदा मिलेगा या मिल रहा है? देखिए, सबसे बड़ा तो ये हुआ कि अगर यूएई की अगर आप पॉपुलेशन देखें तो बाय लॉ यहाँ पर गवर्नमेंट का लॉ है कि जो भी एम्प्लॉयर होता है वो अपने बंदे को इंश्योरेंस देता है। ठीक है, मेडिकल इंश्योरेंस कंपलसरी है, फैमिली का भी, बच्चों का भी। तो यहाँ की जो 98.5% पॉपुलेशन है वो इंश्योर्ड है। और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा होने की वजह से कंपटीशन है, जिसकी वजह से प्राइसिंग जो है वो अब काफी बेहतर हो गई है।
तो आपके पास मल्टीपल चॉइस है, मल्टीपल ऑप्शंस है हर स्पेशलिटी के लिए, चाहे वो स्पेशलाइज सेंटर्स हो, चाहे वो आपके क्या कहते हैं जनरल सर्विसेज हो, उस चीज में आपके पास वैरायटी बहुत है। और क्योंकि आपको पेमेंट अपनी जेब से करनी नहीं है, वो इंश्योरेंस कंपनी पे करती है, तो इस वजह से हर आदमी का इलाज यहाँ, अगर लेबर भी है, चाहे वो इंडिया से आया है, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अगर वो बीमार है, हार्ट अटैक है, तो वो सीधा हॉस्पिटल जाता है, इंश्योरेंस कंपनी उसका पे करती है और इलाज हो जाता है। तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज ना मिलने की वजह से मौतें नहीं होती। ये बात बिल्कुल तो सही कहा ये आपने। एक और कुछ दवाइयों की जो ये समस्या है इस समय पूरे वर्ल्ड में, उसको भारत दे रहा है, जी खास करके क्लोरोक्विन का अगर जिक्र किया जाए, क्या खाड़ी के देखिए देशों को भी क्लोरोक्विन सप्लाई की, की जा रही है? नहीं इस मैं बारे अगर में आपको बताऊं, अगर आपने डी डब्ल्यू एच ओ की वो मेन साइंटिस्ट है, उनसे ये सवाल पूछा गया था और उन्होंने ये बताया डब्ल्यू एच ओ ने कि इस दवाई का कोई भी अभी कोई इफेक्ट दिखा नहीं है। हम्म। क्लोरोक्विन का कोई इफेक्ट एज सच दिखा नहीं है कि इसका क्लिनिकल ट्रायल्स में फायदा हो रहा है। हाँ, ये ट्रीटमेंट में जरूर मदद कर रही है, लेकिन कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं है। उसमें जो एड्स से रिलेटेड दवाई होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम में जो यूज होती है, वो दवाई भी दी जा रही है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द मेडिसिन, तो वो एक दिया सवाल जा तो रहा मैं है मैं अभी। लेमैन के हैसियत से एक सवाल करना चाहता हूं। जब वैक्सीन है नहीं, जी दवा है नहीं, वो तो सिम्टम के आधार पर जो दवा दी जाती है ताकि मरीज का इलाज हो सके, ऐसे में क्लोरोक्विन का जी जी ज्यादा फायदा हो रहा है। कम से कम अमेरिका ये मान रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं कि वो क्लोरोक्विन ही सब कुछ कर दे रहा है, तो ये तो एक्सेप्ट नहीं, करना ही होगा अमेरिका, ना। दिवाकर जी आप अमेरिका की बात कर रहे हैं, मैं आपको डब्ल्यू एच ओ की बता रहा हूँ। डब्ल्यू एच ओ के जो ट्रायल्स है, वो क्लिनिकल ट्रायल्स की बात करें, देखिए कुछ चीजें बातों में होती है, मैं डब्ल्यू एच ओ की बता रहा हूँ। अगर आप उनके क्लिनिकल ट्रायल्स को पढ़े, उन्होंने कहा है कि इसका कोई भी एविडेंट प्रूफ नहीं है कि ये बिल्कुल बिल्कुल। इसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है। हाँ, थोड़ा बहुत हो रहा है, बट इसके साथ दूसरी और मेडिसिन का कॉम्बिनेशन भी देना पड़ रहा है। अभी एक चीज मैं आपको बता दूं, बड़ा रिसेंटली दुबई ने, यूएई ने, अभी यूएई की जो स्टेम सेल थेरेपी है, इन्होंने इसके थ्रू इलाज करके ये अभी निकाला है, उससे पेशेंट्स को फायदा हुआ है। उसके अभी क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं। होपफुली उसकी जब स्टडी आएगी तो हो सकता है उसका फिर आप देखेंगे वर्ल्ड वाइड स्टेम सेल के थ्रू इसका कोविड-19 का इलाज हो। उन्हें सक्सेस मिली है कुछ जो पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में है। आप दोनों ने बहुत अहम जानकारियां दी और खास करके खाड़ी देशों के बारे में जानकारी दी, और कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं हो रहा है कम से कम कोविड के इस दौर में, जबकि यूरोप और अमेरिका में तमाम ऐसी बातें सुनने को आ रही हैं। बहुत ही सुखद लगा। चलते चलते आप दोनों से एक ही सवाल है और एक ही अर्ज है कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने भारतीय भाइयों को। सबसे पहले आदिल खान साहब, आप इसके बारे में कुछ कहें। मैं दिवाकर जी बस यही कहना चाहूँगा अपने सब भाइयों से जो हमारे देश में हैं इस टाइम, और हम दूर बैठे हैं, हम लोगों को मिस कर रहे हैं यहाँ बैठकर, और उनके लिए दुआ कर रहे हैं कि ऊपर वाला जो भी करे वो बेहतर करे, हम सब लोगों के लिए, हम सारे हिंदुस्तानियों के लिए और पूरी दुनिया के लिए। ये मेरी दुआ है ऊपर वाले से। बस हम लोगों को बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है, हम लोगों को बहुत ज़्यादा सावधान रहना है इस चीज़ से, क्योंकि दिवाकर जी ये देखें, ये एक आया है अभी, इसकी एक सेकंड वेव भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो सेकंड वेव, मतलब मैं बोलूंगा कि दूसरा एक चरण भी ओपन हो सकता है, जिससे कि दुनिया में और हालात बुरे हो सकते हैं। तो हमारी सूझबूझ से जो गवर्नमेंट ने वहां इनिशिएटिव लिए, मोदी जी ने, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये शेयर करना चाहूंगा, जो लॉकडाउन करा उससे एक बड़ा कंट्रोल देश के लिए, एक बड़ा कंट्रोल हो गया। अदरवाइज यहाँ पर हम जो 50,000 केस हम बोल रहे हैं, हम शायद दुनिया में सबसे ज्यादा केसेस, नंबर ऑफ केसेस कंट्री होते, अमेरिका को भी बीट कर चुके होते बहुत पहले। लेकिन इस लॉकडाउन ने लोगों को परेशान नहीं, लोगों के लिए बेहतर किया है। और देखें, जब आप दवाई खाते हैं दिवाकर जी, तो वो दवाई कड़वी होती है, वो मीठी नहीं होती है, तो वो दवाई खाने में तकलीफ होती है। तो इसी तरीके से अंदर रहने में तकलीफ जरूर है, लेकिन उसके फायदे बहुत हैं। तो हम लोगों को अपनी जान है तो जहान है, तो
गवर्नमेंट का इनिशिएटिव को मैं अप्रिशिएट करूंगा, जो इंडिया में गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया कि लॉकडाउन करा, और उस लॉकडाउन को बहुत अच्छे तरीके से निभाया हमारे सारे पुलिस वर्कर्स ने, हमारी आर्म फोर्सेस ने, हमारे जो डॉक्टर्स, नर्सेस, स्टाफ ने। तो हम लोगों को उनको अप्रिशिएट करना चाहिए और उनका मतलब उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अप्रिसिएशन से और मोटिवेशन आता है, और वो मोटिवेशन इंसान को कोई अगर 8 घंटे काम कर रहा है और आप उससे 16 घंटे का काम लेंगे तो वो हंसी खुशी कर सकता है उस काम को। लेकिन आप उसको डिस्क्रिमिनेट करेंगे, आप उसको नीचे गिराएंगे, तो वो बेचारा 8 घंटे के बजाय भी सोचेगा कि मैं अपनी जिंदगी क्यों जोखिम में डालूं। तो मेरा अपने देश के लोगों से डॉक्टर यूसुफ सर, बहुत ही पॉजिटिव संदेश आदिल खान जी ने दिया। आपका संदेश क्या है डॉक्टर यूसुफ? जी दिवाकर जी, मैं पहली बात तो ये कहना चाहूंगा, मैं प्रशंसा करना चाहूंगा भारत सरकार की और प्रधानमंत्री मोदी जी की, कि जो लॉकडाउन का इनिशिएटिव था बहुत ही ब्लंट और बहुत ही स्ट्रांग डिसीजन था। लेकिन क्योंकि अगर आप दुनिया की पैंडेमिक से पहले देखें तो रिपोर्ट्स यही थी कि जी इंडिया में सबसे ज्यादा इसकी तबाही मचेगी, सबसे ज्यादा चीजें होंगी। तो ये इस चीज का ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया और स्ट्रांगली उसको इम्प्लीमेंट कराया। बस उसमें यह है कि थोड़ा सा प्रोविजंस ये रखने चाहिए थे कि जो मजदूर हैं, जो दिहाड़ी वाले लोग हैं, उनके लिए भी कुछ इंतजाम गवर्नमेंट को करना चाहिए था अगर लॉकडाउन कर रहे थे। तो उसमें जब आप कोई चीजें करते हैं उसमें उसके पॉजिटिव्स भी होते हैं। पॉजिटिव यह है कि अच्छा एक चीज और बड़ा निकल के आई, आई थिंक पूरी दुनिया आने वाले दौर में उसको मानेगी कि इंडियंस का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है। ऑन द लाइटर नोट मैं कहना चाहूंगा इंडियंस का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है। अब जो हमारे खान पान है, हो सकता है पूरी दुनिया इसे अपनाने लगे। बहुत बड़ी बात अगर आपने कमाल की बात कही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये समय समाप्त हुआ सर, आप दोनों से बात करने का इतना ज्यादा मन कर रहा है, लेकिन हमारी पीसीआर टीम कर रही है कि समय समाप्त हो चुका है। लेकिन इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ जिस तरह से यूएई और भारत के संबंधों को आप कनेक्ट कर रहे थे, खाड़ी के देशों से भारत को कनेक्ट कर रहे थे, आप दोनों को सैल्यूट है। और आप दोनों ने वास्तव में एक इंडियन का फर्ज अदा किया है अपनी बात से। धन्यवाद। डिप्लोमेटिक अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगा, कम से कम एक पत्रकार के रूप में मैं महसूस कर सकता हूं। तो दर्शकों, आपने सुना कि जिस तरह से आदिल खान और डॉक्टर यूसुफ ने अपनी बातें कही और किस तरह से खाड़ी के देशों में समस्याएं हैं और उसको किस तरह से वहां की सरकार निपटा रही है, और दोनों देशों के बीच किस तरह से संबंध बन रहे हैं, उनमें तमाम खाड़ी के देश हैं। बहुत बड़ी बात कही है। और भारतीय खाड़ी के देशों में भी अपना परचम लहरा रहे हैं, और 130 करोड़ भारतीयों का जज्बा यही है कि हम जहां भी रहेंगे वहां अपना झंडा बुलंद करते रहेंगे। फिलहाल जनसत न्यूज में इतना ही। हमारे साथ आप आगे की खबरों में बने रहिए। अगर हमारा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो तो इसको प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल जनसत न्यूज को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।